चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल। और आप सब लोगों का स्वागत है आज के एपिसोड तैयारी अगले सप्ताह की में। और इसमें हम देखेंगे डाटा एंड इवेंट एनालिसिस नेक्स्ट वीक के लिए 12 अगस्त से लेके 17 अगस्त में मार्केट कैसा रहेगा उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। जो लोग पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, पुराने व्यूअर्स हैं, उनको पता है इस एपिसोड की क्या इम्पोर्टेंस है, लेकिन जो लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि बेसिकली एपिसोड तैयारी अगले सप्ताह की हमारे बिगनर्स, हमारे ट्रेडर्स जो अभी जिन्होंने स्टार्ट किया है और वो किस तरह से मार्केट में नेक्स्ट वीक अपनी पोजीशन बनाएं, किस तरह से उनको पोजीशंस लेनी चाहिए, अगर वो इंट्राडे कर रहे हैं तो उनको कैसे करना है, पोजिशनल करना है तो उनके लिए क्या स्टॉप लॉसेस और क्या टारगेट्स होने चाहिए मार्केट के। तो बेसिकली हम लोगों की एक प्रयास है IFMC का कि हम अपने साथ अपने जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, उनको बेस्ट टू बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड कर पाएं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम आज का एपिसोड। सबसे पहले हम बात करेंगे लास्ट वीक की। लास्ट वीक हमने आप लोगों को जो कुछ लेवल्स दिए थे वैसे ही मार्केट ने परफॉर्म किया। और सबसे पहले लास्ट वीक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको लास्ट वीक का ग्राफ के ऊपर लेके जाता हूँ, चार्ट्स के ऊपर लेके जाता हूँ, फिर हम बात करेंगे जो हमने लास्ट वीक संडे को आप लोगों के साथ शेयर किया था। और आप लोगों को पता है हम लोग हर वीक में एक टॉपिक ऑफ द डे लेके चलते हैं और आज का जो टॉपिक ऑफ द डे रहेगा वो रहेगा स्टे अवे फ्रॉम द फ्रॉडुलेंट कॉल्स। बहुत सारे लोगों को हमारे पास कमेंट्स आते हैं कि सर बताएं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे हमको लोग फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि हम आपको कॉल्स देंगे, तो क्या वो जेन्युइन है, तो हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो दोस्तों लास्ट वीक मार्केट ऑलमोस्ट 11,110 11,110 के ऊपर बंद हुई है। पूरे वीक में अगर मैं नेट ऑफ देखूं तो 210 पॉइंट के करीब निफ्टी बढ़ के बंद हुआ है। और क्रूड की बात करूं तो क्रूड फ्लैट, ऑलमोस्ट फ्लैट ही रहा है और जो लास्ट वीक इसमें गिरावट आई थी वैसे ही है। 3,886 के आसपास क्रूड बंद हुआ। तो सबसे पहले हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट्स के ऊपर। तो लास्ट वीक को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम लास्ट वीक के चार्ट्स के ऊपर चलते हैं। मैंने आप लोगों के लिए डेली चार्ट लगाया है कैंडल के ऊपर लास्ट वीक का। मैंने लास्ट वीक में आपको कुछ रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स लिखवाए थे, वो मैंने यहाँ पर रेड लाइनों से मार्क कर रखे हैं। ये तीनों रेजिस्टेंस हैं। जो पहला रेजिस्टेंस था वो था 11,840, मैं लिख देता हूँ 11,840 का पहला रेजिस्टेंस था मंथली रेजिस्टेंस। उसके बाद 11,308 का दूसरा वीकली रेजिस्टेंस था और डेली रेजिस्टेंस था 11,060। ये तीन रेजिस्टेंस मैंने आपको लास्ट वीक लिखवाए थे और ओवरऑल मार्केट का जो ट्रेंड है वो बेरिश बताया था। तो अब हम देखते हैं, ये हमारी फ्राइडे की कैंडल बंद हुई है कल की, ये थर्सडे की, और ये वेडनेसडे की, ये ट्यूसडे की और ये मंडे की। तो दोस्तों ये मंडे की फर्स्ट कैंडल थी और ये कैंडल ऑलमोस्ट हमारी 11,060 के नीचे ही बंद हुआ था। और उसके बाद अगर हम देखें पूरे वीक में बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं, जिसके अंदर मेजर इवेंट्स में अगर बात करूं, स्टार्टिंग बड़ी ख़राब से हुई थी। स्टार्टिंग में हम बात करें तो हमारे क्या क्या इवेंट्स आए थे उसकी हम बात करते हैं, जिसकी वजह से मार्केट एकदम नीचे की तरफ रहा। स्टार्टिंग मार्केट का हुआ था, चाइना ने अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट किया था, जिसकी वजह से जो US ट्रेड वॉर का जो एक सिलसिला है वो बढ़ता हुआ दिख रहा था। ग्लोबल फ्रंट के ऊपर मार्केट ने एक वीकनेस बनी हुई थी। इसके बाद 370 आर्टिकल हटाया गया। कश्मीर के ऊपर थोड़ी सी टेंशन थी। भारत और पाकिस्तान का भी रिलेशन में एक कड़वाहट थी। तो ये सारी जैसे जो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे तक ये लगातार बहुत सारी खराब न्यूज़ मार्केट के ऊपर बनी रही।
जिसकी वजह से मार्केट लगातार अगर मैं देखूं, मार्केट जो है वो मंडे और ट्यूसडे, वेडनेसडे तक जो है वो मार्केट डाउनवर्ड मूवमेंट में रहा। इसके बाद वेडनेसडे के बाद थर्सडे से कुछ अच्छी खबरें हमारे को देखने को मिली, जिसके अंदर हमारी मिनिस्टर जो है हमारी, उन्होंने रिजॉल्व एफपीआई टैक्स बर्डन, उन्होंने इस बात के लिए हाँ किया था कि जो एफपीआई के ऊपर टैक्स बर्डन लगा है हम उसके ऊपर कुछ मॉडरेशन कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी न्यूज़ मार्केट में देखने को मिली। इसके बाद सेक्टर स्पेसिफाइड स्टेप्स टू कर्ब लिक्विडिटी को हटाने के लिए, ये देखते हैं हम, लिक्विडिटी को हटाने के लिए कुछ स्टेप्स उठाए जाने के लिए तैयारी हुई है। इसके अलावा जो एक अच्छी तेजी बनी मार्केट में वो 35 बेसिस पॉइंट रेट कट हुआ, और यहाँ से जो लास्ट के 2-3 दिन हैं यानी कि थर्सडे और फ्राइडे, उसमें एक अच्छी तेजी हमारे को पूरे हफ्ते की देखने को मिली। और वो जो तेजी थी लास्ट में, मैं एक बार बात करता हूँ क्या क्या रेट कट तो किया ही गया, इसके अलावा जो फर्दर पॉलिसी है उसके ऊपर डॉइश आउटलुक रखा गया। डॉइश आउटलुक का मतलब होता है कि आगे भी आरबीआई गवर्नर जो है वो तैयारी में है या तैयार है कि आगे भी रेट कट्स दिए जाएंगे। इसके अलावा बैंक्स को बोला गया है कि आप लोग जो रेट कट का फायदा है वो नीचे डाउन द लाइन पास ऑन करिए। इसके अलावा मोर लिक्विडिटी टू एनबीएफसीज के ऊपर एक लिक्विडिटी का क्राइसिस जो लगातार बना हुआ था, जिसकी वजह से हम लगातार गिरते जा रहे थे, तो उसके ऊपर उसको भी कर्व करने के लिए एनबीएफसी को लिक्विडिटी के ऊपर उसके ऊपर कुछ स्टेप्स दिए गए हैं कि उनकी लिक्विडिटी में सुधार आ सके। इसके अलावा जो ऑटो इंडस्ट्रीज के जो लीडर्स थे वो लोग भी फाइनेंस मिनिस्टर से मिले। ऑटो, हम सबको पता है ऑटो सेक्टर एक जबरदस्त स्लोडाउन से गुजर रहा है, और ऑटो सेक्टर के जो भी लीडर्स हैं वो लोग एफएम से मिले हैं, फाइनेंस मिनिस्टर से। तो उम्मीद करते हैं कि शायद ऑटो सेक्टर में कुछ रियायत देखने को मिले ताकि ऑटो सेक्टर में भी कुछ बेटरमेंट दिखे। इसके अलावा बैंक्स आस्क टू पास कट रेट, ये मैंने आपको बता दिया। रिफॉर्म्स रेडी टू फाइट स्लो डाउन से निपटने के लिए कुछ रिफॉर्म्स बनाए जा रहे हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा, तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ अपने को देखने को मिलती है। इसके अलावा एफपीआई रोल बैक होता हुआ दिख रहा है। लास्ट जो फ्राइडे में एक तेजी बनी है वो एफपीआई रोल बैक की एक मेजर खबर आ रही थी कि एफपीआई का जो टैक्स बर्डन है वो कम हो सकता है। इसके अलावा रिकवरी इन मानसून, जो मानसून का जो डेफिसिट था, लगातार मानसून जो है वो काफ़ी खराब हो रहा था, तो मानसून में भी कुछ सुधार की खबरें आई हैं, जिसकी वजह से आखिरी के 3 दिनों में थर्सडे फ्राइडे, वेडनेसडे से स्टार्ट हो गया था, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे में मार्केट में एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। तो अगर मैं देखूं, आपको मैं दिखाता हूं, इसी तरह आप लोग भी खबरों को लिखें, न्यूज़ को लिखें, डाटा को लिखें, क्योंकि जब हम डाटा और न्यूज़ को लिखते हैं, डाटा और न्यूज़ को लिखने से उसका असर हमारे पास ज़्यादा आता है। हमको पता है, आपको भी, आप न्यूज़ पढ़ लेते हैं, आप कहोगे कि तो हमें पता है, लेकिन जब हम उसको अपने हाथ से लिखते हैं तो शायद उसका असर हमारी ट्रेडिंग पे दिखेगा। तो पूरे हफ्ते में नटशेल में बात करूं तो ये मैंने डोमेस्टिक की नेगेटिव न्यूज़ है, ये ग्लोबल की नेगेटिव न्यूज़ है, और ये डोमेस्टिक की पॉजिटिव न्यूज़ है। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी देखने को इस बार मिल रही है, आप लोगों के साथ मैं हर संडे को ये एपिसोड शेयर करता हूँ, लेकिन इस बार मुझे कुछ ये देखने को मिल रहा है कि इस बार पॉजिटिव न्यूज़ हमारे पास बहुत सारी हैं। अगर आप देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये 9 की 9 पॉजिटिव न्यूज़ जो हैं हमारे को सारी की सारी हमारी डोमेस्टिक फ्रंट से हैं, जिसकी वेटेज ऑब्वियसली हमारी मार्केट के ऊपर ज़्यादा होगा। मैंने आपको बताया था न्यूज़ को पढ़ना और न्यूज़ की वेटेज को समझना ये ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक इवेंट ग्लोबली है और एक इवेंट डोमेस्टिक है और दोनों सेम इवेंट हैं, तो डोमेस्टिक इवेंट का असर हमारी मार्केट पे ज़्यादा आएगा। तो दोस्तों, ये 9 जो लास्ट के पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, ये मार्केट को एक अच्छा सपोर्ट दे सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में। तो हम देखते हैं
कि नेक्स्ट वीक में इन पॉइंट्स का हमारी मार्केट पे कैसा असर आएगा। इसके मुकाबले नेगेटिव पॉइंट्स जो थे वो हमारे ये नेगेटिव पॉइंट्स थे, जिसमें मैं बात कर लेता हूं कि कश्मीर हाई अलर्ट पे है, इंडिया पाकिस्तान का टेंशन चल रहा है, DHFL के ऑडिटर्स ने क्विट कर दिया था, 370 आर्टिकल जो है वो रिमूव किया था, जिसकी वजह से एक टेंशन बनी हुई है। IIP नंबर्स भी इस बार खराब आए हैं, 2% डाउन थे, लेकिन एज एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्टेड था कि IIP नंबर्स 2% तक खराब आएंगे और वही हुआ। इसके अलावा अगर मैं ग्लोबल फंड फ्रंट पे देखूं तो चाइना और US का जो टेंशन बना हुआ है वो और स्पर्ट हो रहा है, और चाइना ने इस को और बढ़ा दिया था जब उसने अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट करा। और जो ट्रम्प हैं उन्होंने चाइना के ऊपर इल्ज़ाम भी लगाया था कि वो जो है अपनी करेंसी को मैनिपुलेट करते हैं। तो खैर ये ग्लोबली एक नेगेटिव साइन बने हुए हैं, और इसकी वजह, और हम डोमेस्टिकली भी काफ़ी मार्केट हमारा गिर चुका है, और अब जो ये कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आई हैं तो मुझे लगता है कि शायद एक शॉर्ट टर्म में हमको अगले वीक में कुछ तेज़ी देखने को मिले, लेकिन वो तेज़ी जब भी बरकरार रहेगी जब हमारे पास आने वाले वीक में या अगले हफ्ते में जो भी कोई खबरें हैं वो पॉजिटिव की तरफ आए। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले कि नेक्स्ट वीक में क्या क्या इवेंट्स और डाटा हैं जो हमको देखने को मिल सकते हैं और जो मार्केट को प्रभावित करेंगे। फोर्थकमिंग डाटा देखने के लिए मैं आप सबको investing.com की साइट पे ही लेके चलता हूं डायरेक्टली। यहां से आप लोग फोर्थकमिंग डाटा देख सकते हैं। फोर्थकमिंग डाटा देखने के लिए मैं आपको बता देता हूं, ऊपर यहां पर टूल्स आता है, टूल्स के अंदर इकोनॉमिक कैलेंडर आता है। आप इकोनॉमिक कैलेंडर को क्लिक करेंगे तो ये सारे के सारे डाटा आ जाएंगे। यहाँ पर आता है टुमारो, कल के लिए, दिस वीक और नेक्स्ट वीक। तो आप नेक्स्ट वीक पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट वीक के सारे जो डाटा और इवेंट है वो आपके सामने आ जाएंगे। मैं नेक्स्ट वीक को क्लिक कर देता हूँ। ये नेक्स्ट वीक के हमारे पास डाटा और इवेंट है। इसके अंदर मैंने केवल जो मैं डाटा और इवेंट देखता हूं वो मैं केवल इंडिया, US और चाइना, इन 3 मेजर कंट्रीज के मैं डाटा और इवेंट को चेक करता हूं। वैसे बहुत सारी कंट्रीज हैं, इतनी सारी कंट्रीज को नाम देख सकते हैं और ना वो पॉसिबल है। तो अगर मैं देखूं मंडे को जो आने वाला है वो CPI नंबर्स आने वाले हैं इंडिया के नंबर्स आएंगे 5:15 बजे। 5:15 बजे हमारे CPI नंबर्स आएंगे मंडे को, आप लोग नोट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मंडे को 3:30 बजे तक हमारे पास कोई इंडिया में मेजर वो नहीं है और ना ही US में है। तो मंडे को जो मार्केट 3:30 बजे तक परफॉर्म करेगा वो हमारे सैटरडे और संडे तक की खबरों के हिसाब से चलेगा, जो अभी तक मेरे हिसाब से पॉजिटिव है। तो मंडे मेरे हिसाब से अगर मंडे सुबह तक कोई खराब न्यूज़ नहीं आती है तो हम पॉजिटिव ओपनिंग ले सकते हैं और मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव ही परफॉर्म कर सकता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं ट्यूसडे, तो ट्यूसडे को अगर आप देखें ये CPI नंबर्स आने हैं US के, ये आप नोट कर लें। ये आएंगे शाम को 6 बजे, ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको सब देखने को मिल सकता है यहीं से। इसके बाद वेडनेसडे को हमारा चाइना का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस के नंबर आएंगे। इसकी वेटेज बहुत कम है, मैं बहुत ज़्यादा वेटेज इसको नहीं देता हूँ। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कोई बड़े इवेंट की, तो इंडिया के WPI इन्फ्लेशन नंबर्स आएंगे हमारे वेडनेसडे को इंडिया का WPI नंबर्स आएगा, आपको इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद वेडनेसडे को ही क्रूड ऑयल इन्वेंट्री भी आनी है वेडनेसडे को। इसके बाद थर्सडे को अगर हम चलें, थर्सडे को हिंदुस्तान में स्टॉक मार्केट बंद रहेंगी, 15 अगस्त है, ये हमने हॉलीडे लिखा हुआ है इंडिया में, और लेकिन कोर रिटेल सेल्स US की आनी है। इसके बाद अगर मैं एक उनकी रिटेल सेल्स के नंबर्स आने हैं और एक आपका कोर रिटेल सेल्स के नंबर आने हैं हमारे US के। इसके अलावा अगर मैं फ्राइडे को बात करूं, फ्राइडे को US के बिल्डिंग परमिट के नंबर आने हैं, बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है, तो अभी आप लोग इसको कई टर्म्स को समझ नहीं सकते हैं, और जो लोग समझ सकते हैं
वो इसको ध्यान दें। जो नहीं समझ सकते हैं उनको वो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि हमारा जो मेड का कोर्स है उसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें कवर कर रखी हैं। तो शायद जो बिगनर्स हैं उनको ये चीज़ें नहीं समझ में आएंगी कि यूएस के बिल्डिंग परमिट्स क्या होता है और इसका क्या असर मार्केट का आता है, तो ठीक है, आप इसको अभी इग्नोर कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो सैटरडे को कोई खास चीज़ नहीं है। तो ये हमारे फोर्थ कमिंग नेक्स्ट वीक के इवेंट्स थे। अब हम जाते हैं, सबसे पहले मैं आज जो डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ वो ये कि मेरे पास लोगों के कमेंट्स आते हैं कि सर हमारे पास ना कॉल्स के लिए वो आते हैं, फ़ोन आते हैं कि आप हमारे से कॉल लीजिए, और क्या इस तरह की कॉल्स में हमको ध्यान देना चाहिए, क्या हमको कॉल्स लेना चाहिए, उसमें बड़े हेफ्टी अमाउंट वो लोग मांगते हैं। तो दोस्तों मैं इसके ऊपर कमेंट ऐसे नहीं कर सकता क्योंकि मार्केट में सब लोग एक जैसे नहीं हैं, लेकिन हाँ कुछ कॉल्स मेरे पास भी आती हैं और मैंने भी उनको एक बार बात करने की कोशिश भी करी थी, और मेरे पास जो मैंने एनालाइज किया उनकी मोडस ऑफ ऑपरेंडी को मैंने समझने की कोशिश करा, तो वो मैं आपके साथ आज जरूर शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे जैसे स्टॉक मार्केट बढ़ता है, स्टॉक मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटीज बढ़ती हैं, नए रिटेलर्स, नए जो ट्रेडर्स, नए बिगनर्स जो स्टार्टर्स हैं वो लोग मार्केट की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और कई बार ऐसे बिगनर्स जो हैं जब वो मार्केट की तरफ अट्रैक्ट करते हैं तो वो शायद वो कोशिश करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी पैसा कमा पाएं, और वो उनको कुछ इस तरह से मिल जाता है कि अगर कोई हमको अच्छी कॉल्स मिल जाए तो शायद हम एक ही दिन में पता नहीं कितने पैसे कमा लेंगे। तो ऐसे लोग शिकार हो जाते हैं उन लोगों के जो लोग कॉल्स प्रोवाइड करते हैं और गलत तरीके से लोगों को ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। नॉर्मली आपने कभी भी देखा होगा, मेरे पास भी कॉल्स आती हैं, अगर आपके पास भी कॉल्स आती हैं तो आपने बड़ी एक चीज़ नोटिस करी होगी, ऐसे लोगों का पहला क्वेश्चन होता है कि सर आप हमारे से कॉल लीजिए, हम आपको जो है वो 100% कॉल देंगे, वो 100% आपको प्रॉफिट आएगा उसमें, तो उसमें हम आपसे अभी कोई चार्जेस नहीं लेंगे, आपका जो प्रॉफिट आएगा आप उस प्रॉफिट का हमें 50% दे दीजिएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको हम कॉस्ट देते रहेंगे। तो दोस्तों आपको ये समझना चाहिए कि ऐसा क्या हो सकता है कि कभी कोई आदमी 100% की कॉल दे दे जिसमें आपको 100% प्रॉफिट आए। अगर ऐसा हो जाता तो शायद वो लोग खुद अपनी कॉल से खुद क्यों नहीं प्रॉफिट कमा लेते, वो प्रॉफिट आपको क्यों देना चाह रहे हैं। ये बड़े सिंपल से क्वेश्चंस हैं, अगर आप इसको जरा सा ध्यान दें तो शायद ये गुत्थी सुलझ जाएगी, लेकिन तब भी मैं आप कोशिश करता हूं कि मैं आपको समझा पाऊं ये लोग किस तरह से करते हैं। अगर आपने इनको हाँ बोल दिया तो ये आपसे सबसे पहले ये बोलेंगे कि आप कम से कम 2-4-5 लाख रुपए का मिनिमम ट्रेड करिएगा। ये आपसे कभी नहीं कहेंगे कि आप छोटा ट्रेड करें, ये आपको कहेंगे सर आप बड़ा ट्रेड करें। बड़ा ट्रेड कराने के पीछे मकसद क्या होता है कि अगर बड़ा ट्रेड होगा और अगर 5-7% की मूवमेंट आ गई किसी भी तरफ तो, और शेयर में गलती से भी प्रॉफिट आ गया, तो 5 लाख पे अगर 50,000 का प्रॉफिट आया तो ये 25,000 आपसे मांगने के लिए वो रहेंगे। लेकिन अगर आपने इनको कह दिया कि नहीं मैं तो 2-4-5 हजार रुपए का ही ट्रेड करूंगा, तो ये शायद आपके अंदर बहुत इंटरेस्टेड नहीं होंगे। आप कभी भी नोट कर लेना, ये आपको हमेशा बड़ा ट्रेड कराने की कोशिश करेंगे और आपको कहेंगे सर मैं आपको 100% प्रॉफिट दूंगा, आप क्या बात कर रहे हो, आप 5 लाख रुपए लगाओ, आप 10 लाख रुपए लगाओ। तो बेसिकली इनका जो मोडस ऑफ ऑपरेंडी रहती है वो यही रहती है कि ये आपको बड़ा से बड़ा ट्रेड कराएं, या तो जिससे आपको बड़ा से बड़ा नुकसान हो या आपको बड़ा से बड़ा प्रॉफिट हो। अब दो बातें होंगी, अगर तो नुकसान हुआ तो ये आपको कह देंगे कि सर कोई बात नहीं, आप वेट करो, हम आपका ये नुकसान अगली कॉल में कवर करा देंगे। अब क्योंकि आपको नुकसान हो गया है, आप फंस चुके हो, तो आप फिर उनकी अगली कॉल भी लोगे। और अगर आपको कहीं प्रॉफिट आ गया गलती से, तो ये कहेंगे कि ठीक है सर आपने 5 लाख लगाए थे या 10 लाख लगाए थे, आपको 50,000 का देखो मेरे कहने से प्रॉफिट आ गया, अब आप 25,000 रुपये मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करो, तभी मैं आपको अगली कॉल दूंगा। और एज ए बिगिनर आपको लगेगा कि यार ये कॉल तो मुझे 100% बोली थी और 100% प्रॉफिट आया, तो मुझे इसको 25,000 जरूर दे देने चाहिए ताकि मैं नेक्स्ट कॉल लूँ। तो बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, एक कॉल कोई भी एक स्टॉक जिसमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है वो कॉल्स करके 10 लोगों को वो कॉल्स खरीदवाते हैं और 10 लोगों को सेम कॉल बिकवा देते हैं। अब होगा क्या, अगर तो वो वॉलेटाइल शेयर जो बहुत वॉलेटाइल शेयर है वो अगर बढ़ गया
तो क्या होगा, जिनको खरीदवाया था उनको प्रॉफिट आ जाएगा और जिनको बिकवाया था उनको नुकसान आ जाएगा। तो अब क्या होगा, 50% लोगों को प्रॉफिट आएगा और 50% लोगों को नुकसान होगा। तो जो 50% लोगों को प्रॉफिट होगा ये उनके क्लाइंट बन गए, और जिनको नुकसान हुआ वो क्या होगा, या तो वो भाग जाएंगे कि नहीं ये गलत आदमी है, ये फ्रॉड है, और वो अगर तब भी नहीं भागा और वो फंसा रहा तो वो शायद इसके अगले उसके अंदर रहेगा कि अब वो अगली कॉल आएगी तो वो सेम फिर से वो वैसे ही करेगा कि हो सकता है इसको प्रॉफिट आए या ना आए। तो बेसिकली ये मोडस ऑपरेंडी रहती है कि ये आधे लोगों को प्लस करा देते हैं, आधे लोगों को माइनस कराते हैं, जिसकी वजह से आधे जिनको प्रॉफिट आता है उनसे ये कहते हैं आधा पैसा दे दो, और जिनका नुकसान हो जाता है आप इनको ट्रैप नहीं कर सकते क्योंकि ना आपके पास इनके फोन नंबर्स होते हैं, ना आपके पास एड्रेस होते हैं, और ना ये ऑथेंटिसिटी इनकी कोई वेबसाइट पे होती है। तो आप लोग बिल्कुल इन लोगों से बचें और आप इस तरह की कॉल्स बिल्कुल ना लें। आप अपने आप को एजुकेट करें, आप अपनी एजुकेशन में अपने नॉलेज के ऊपर ध्यान लगाएं, और अपनी नॉलेज से बढ़ के आपको स्टॉक मार्केट में कोई नहीं जिता सकता। तो दोस्तों इन लोगों से बिल्कुल दूर रहें, आपको कोई पैसा किसी को नहीं देना है कॉल्स के लिए, और आप जो करें वो अपनी एजुकेशन और अपने कॉल्स को खुद जनरेट करके करें। तो फाइनली दोस्तों अब हम कंक्लूजन पे जाने से पहले मैं आपको सबसे पहले नेक्स्ट वीक के निफ्टी के लेवल्स लिखवा रहा हूँ, आप लोग इसको नोट करें। ये नेक्स्ट वीक के लेवल्स मैंने मार्क कर दिए हैं ग्राफ के ऊपर, चार्ट्स के ऊपर, आप चाहें तो नोट करें। निफ्टी इस समय मंथली सेल में है, यानी कि लॉन्ग टर्म सेल है, और इसका लेवल है 11,840 मंथली सेल में है। ये इसका रेजिस्टेंस है, पहला रेजिस्टेंस। इसके नीचे जो रेजिस्टेंस है वो वीकली वाला है जो है 11,307 11,307 ये इसका दूसरा रेजिस्टेंस है। अगर 11,307 को क्रॉस करता है, जो मेरे हिसाब से क्रॉस करना जब ही होएगा जब कोई एक अच्छी बड़ी खबर मार्केट में पॉजिटिव आएगी। तो 11,307 एक मेजर रेजिस्टेंस अभी काम करेगा मार्केट के लिए। और मार्केट अगर जो डेली मैंने आपको बताया कि थर्सडे फ्राइडे में जो एक अच्छी खबरें आई हैं वो खबरें अगर कंटिन्यू रहती हैं और कोई बड़ा सेटबैक मार्केट में नहीं आता तो मार्केट के लिए 11,087 ये जो सपोर्ट है पहला, ये है 11,087, ये हमारा एक सपोर्ट है। हालांकि मार्केट जो बंद हुआ है वो बंद हुआ है क्लोजिंग लेवल्स पे 11,110 11,110 के ऊपर कल निफ्टी बंद हुआ है फ्राइडे को, और करीब 87 ऑलमोस्ट करीब 25-30 पॉइंट नीचे ही एक सपोर्ट है इसका। और इस सपोर्ट को अगर मेंटेन करके मार्केट चलती है तो शायद हमको ये 307 तक के लेवल्स मार्केट में दिख सकते हैं। तो अगर मैं कंक्लूजन की बात करूंगा तो हाँ, मुझे कुछ पॉजिटिविटी बहुत टाइम के बाद नजर आई है। देखना यह है कि ये पॉजिटिविटी शॉर्ट टर्म ही रहती है या ये शॉर्ट टर्म को कन्वर्ट करके मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में वापस जाती है। हालांकि लॉन्ग टर्म तक जाने के लिए अभी उम्मीदें बहुत कम हैं क्योंकि पॉजिटिव डाटा अभी तक आने शुरू नहीं हुए। हाँ, पॉजिटिव कदम उठने स्टार्ट हो गए हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं, रिजल्ट्स देखने को नहीं मिल रहे हैं अभी तक, लेकिन हाँ कोशिशें दिख रही हैं। तो कोशिशें कामयाब होती हैं, हम ये मान के चलेंगे। और मार्केट हर चीज को पहले से डिस्काउंट करता है, ये आप सबको पता है। मार्केट किसी भी चीज को सबसे पहले डिस्काउंट करने वाला है। तो शायद यही खबर मार्केट में कि हाँ, हम लिक्विडिटी के ऊपर कंट्रोल करने जा रहे हैं, हमने रेट कट शुरू कर दिए हैं, हमने ऑटो कंपनीज के लीडर से बात करनी शुरू कर दी है, हमने एनबीएफसी से बात करनी शुरू कर दी है। तो शायद ये कदम की वजह से मार्केट में एक पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हुआ है। और एक तरफ पॉलिटिकल माहौल थोड़ा सा जम्मू कश्मीर की वजह से खराब है, अगर वहां से पाकिस्तान की तरफ से कोई गलत खबर या नहीं आती है तो शायद मुझे लगता है अगला वीक हमारे लिए शॉर्ट टर्म बेसिस पे, रिपीट कर रहा हूं, शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए एक अच्छा वीक हो सकता है। लेकिन आप लोग ध्यान रखें कि रेजिस्टेंस जहां आए
ये वाला रेजिस्टेंस के पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं और सपोर्ट को बहुत ध्यान से रखना है। 11,087 के नीचे आपको बाइंग नहीं करनी है, बाइंग इन्हीं लेवल के ऊपर रहे तो ही करनी है। और अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो मार्केट शॉर्ट टर्म में बुलिश है, मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म में अभी भी बेरिश है। तो अगर कोई इंट्राडे ट्रेडर्स या 1 या 2 दिन वाले ट्रेडर हैं तो वो 11,087 का लेवल को मेंटेन करते हुए बाइंग करके सेल करें। और अगर कोई पोजिशनल ट्रेडर हैं जो थोड़ा सा लंबा ट्रेड करते हैं तो वो अगर उनको 11,307 के आसपास कोई रेजिस्टेंस दिख जाए, वहां पर मार्केट में कहीं रेजिस्टेंस उनको दिखे इन लेवल्स के आसपास, तो वहां वो लोग 2, 4, 5, 10, 15 दिन के लिए सेलिंग की पोजीशंस विद स्टॉप लॉस, विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करके जा सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये एपिसोड हमारा जरूर पसंद आ रहा है और आगे भी पसंद आता रहेगा। हम जो बेस्ट कर सकते हैं, जो बेस्ट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। लगातार संडे को हमारे एपिसोड जरूर देखें ताकि आप लोग अगले वीक के लिए तैयार रहें और ट्रेडिंग के दौरान आप लोगों का मेंटल सेटअप बिल्कुल क्लियर रहे कि हमको किस तरह का ट्रेड लेना। थैंक यू दोस्तों।